हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में 2023, 22, 21 और 20 के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम 2019 के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, ऋग्वेदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? पुरोहित वर्ग के, लोहार वर्ग के, स्वर्णकार या व्यापारी? तो ऋग्वेदिक काल में जो पणि थे वो पशुओं का व्यापार करते थे। तो इससे क्या समझ आता है, वो क्या थे? व्यापारी थे, जो बिना बदले के कुछ नहीं दे सकता। अगला प्रश्न है, चंडप्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? चंडप्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो अवंती गणराज्य के राजा थे चंडप्रद्योत, और ये बुद्ध के समकालीन थे। इन्हीं के काल में बिंबिसार ने अपने राजवेग जीवक को उज्जैनी भेजा था। पीलिया रोग से ग्रस्त था चंडप्रद्योत, इसलिए इन्हें मलेच्छहंता भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, इन्होंने मलेच्छों का विनाश किया था, इसलिए इन्हें मलेच्छहंता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? दशपुर शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति, एरन शिलालेख, हाथी गुम्फा शिलालेख? तो इसका सही उत्तर है दशपुर शिलालेख में यह जानकारी मिलती है रेशम बुनकरों की श्रेणी की, जिन्होंने सूर्य मंदिर को दान दिया था। मंदसौर अभिलेख भी कहते हैं इसे, दशपुर अभिलेख को मंदसौर अभिलेख भी कहते हैं। इसमें रेशम बुनकरों के लिए क्या शब्द यूज हुआ है? पट्टवाय श्रेणी। इन्होंने सूर्य के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये जो अभिलेख है कुमार गुप्त के काल से संबंधित है और बंधु वर्मा से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? पद्मगुप्त का नवसहसांक चरित्र, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि या फिर उदयपुर प्रशस्ति, या इन उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी परमार राजवंश से रिलेटेड है। जैसे पद्मगुप्त का नवसहसांक चरित्र, पद्मगुप्त किसके काल में थे? मुंज के काल के थे। मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि में भी परमार राजवंश का वर्णन मिलता है, और उदयपुर प्रशस्ति ये भी परमार वंश से संबंधित है। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमार राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर चित्तौड़ में बनवाया था 11वीं शताब्दी में। और इस मंदिर को वर्तमान में मोकाल के समाधीश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और भोज के द्वारा सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार मंजरी, चंपू नारायण, चारु चर्चा, तत्व प्रकाश, व्यवहार समुच्चय की रचना की गई है। इनकी राजधानी क्या थी? धार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तारीख़ फिरोजशाही के रचनाकार कौन है? तारीख़ फिरोजशाही की रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है तारीख़ फिरोजशाही की रचना की है जियाउद्दीन बर्नी ने। बर्नी द्वारा लिखित तारीख़ फिरोजशाही में 239 से लेकर 1359 तक का सल्तनत कालीन इतिहास मिलता है। और जो अफीक है, अफीक द्वारा भी तारीख़ फिरोजशाही सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के काल में लिखी गई थी। तो इसके उत्तर ए और बी दोनों सही होंगे। अगला प्रश्न है, मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? सुल्तान महमूद प्रथम, सुल्तान सिराजुद्दीन द्वितीय, अहमद शाह प्रथम, सिकंदर शाह प्रथम? तो इसका सही उत्तर है, इसका जो निर्माण है वो गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था, इसलिए प्रश्न डिलीट हो चुका था। तो जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? तो भोपाल में फर्स्ट शहीद कौन था? फाजिल मोहम्मद खां बहादुरीपूर्ण संघर्ष करते हुए बलिदान किया था इन्होंने। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था?
तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ था। इसके समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग के काल में ये हुआ था। किसके प्रयासों से? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की अगर बात आती है तो ये संबंधित है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 से। अगला प्रश्न है, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। जनजाति से रिलेटेड प्रश्न है। गोंड जनजाति, बेगा जनजाति, भारिया, कोरकू। गोंड जनजाति की सबकास्ट है अगरिया, सही है। बेगा की बिजवार है, भारिया पटलिया और कोरकू महार। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, सी और डी गलत है। हमको सुमेलित नहीं है बताना था, तो इसका दोनों आंसर माने थे, सी और डी दोनों। अगला है, भारत को अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम। पड़ोसी देशों के साथ सीमा के आरोही क्रम में बताना है। आरोही क्रम मतलब घटते से बढ़ता क्रम, बढ़ते क्रम में बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे कम नेपाल के साथ, फिर पाकिस्तान से, फिर चीन से और फिर बांग्लादेश से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा और उससे प्रभावित क्षेत्रों को बताना है। तो इसके ऑप्शन है बाढ़, भूकंप, सूखा और सुनामी, और उनके क्षेत्र बताने। तो इसका सही उत्तर होगा बाढ़ सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? गंगा के मैदान या उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानों में। भूकंप कहाँ आता है? तो हिमालय क्षेत्र में सर्वाधिक भूकंप आता है। सूखा कहाँ रहता है? सूखा रहता है मध्य भारत क्षेत्र में। और सुनामी कहाँ आती है? दक्षिण तटों पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? कपिलधारा, भालकुंड, दुग्धधारा, भेड़ाघाट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा भालकुंड। इसका सही उत्तर क्या होगा? भालकुंड, जो कहाँ पर स्थित है? भालकुंड बीना नदी पर स्थित है। कपिलधारा, दुग्धधारा, भेड़ाघाट जलप्रपात नर्मदा नदी पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से सही क्रम बताना है। बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ, मेकाल श्रेणी। महादेव, बड़वानी, मेकाल, महादेव, मेकाल, बड़वानी, मेकाल, महादेव, बड़वानी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बड़वानी की पहाड़ियाँ पश्चिम में स्थित है, फिर महादेव की पहाड़ियाँ और पूर्व में मेकाल की श्रेणी। अगला प्रश्न है, किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? गहरी खड्ड भूमि चंबल, बीहड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, चंबल वाला एरिया। तो इसका सही उत्तर है चंबल नदी। अगला प्रश्न है, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो करेवा कहाँ पाए जाते हैं? हिमालयी क्षेत्र में, कश्मीर हिमालय के भाग पर करेवा पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर है कश्मीर हिमालय में पाए जाते हैं। करेवा क्या होते हैं? एक झील के निक्षेप होते हैं। हिमानी के मोटे मोटे निक्षेप या हिमोल पाए जाते हैं, जिन्हें करेवा कहा जाता है, और ये केसर की खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कालाहांडी, जावर, कोलार और मोसावनी कौन से खनिज से संबंधित है, ये हमको बताना है। तो इसके ऑप्शन है कालाहांडी। कालाहांडी कहाँ मिलता है? कालाहांडी है बॉक्साइट से संबंधित। जावर, जावर किससे संबंधित है? जावर जस्ता, जैसे जावर जैसे जस्ता। कोलार की खान गोल्ड माइंस के लिए प्रसिद्ध है। कोलार गोल्ड और मोसावनी तांबे के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, 4,
2 और 1, 1 और 2, 3 4 1 2। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कालाहांडी कहाँ स्थित है? कालाहांडी उड़ीसा में स्थित है, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। जावर ये राजस्थान सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। कोलार कर्नाटक सोने के लिए प्रसिद्ध है। मोसाबनी झारखंड तांबे के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किन नाविकों को जोड़ती है? सिलचर से पोरबंदर, गुवाहाटी से अहमदाबाद, कांडला से तिनसुकिया और ईटानगर से जामनगर। तो इसका सही उत्तर है सिलचर से किसको जोड़ती है? पोरबंदर को जोड़ती है। यह मार्ग NH-27 के नाम से जाना जाता है। 2001 में परियोजना शुरू हुई थी, जो 5वीं सबसे बड़ी योजना है। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? तो संशोधित नंबर है 52। इंदौर से जयपुर 52 नंबर मार्ग जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूहन सही नहीं है? टेलीग्राफ पठार, कोको कटक, वेल्विस कटक और गुलहास बेसिन। तो टेलीग्राफ पठार कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गलत है, बाकी सब सही है। कोको कटक प्रशांत महासागर, वेल्विस कटक अंध महासागर, गुलहास बेसिन हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? 31, 41, 61, 71, 81, 91, 2001, 11। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 61 से 71 के बीच सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले में निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया? शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 55 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है? जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित हो, जब यह केवल अनुसूचित जनजाति के सदस्य से संबंधित हो, जब यह अनुसूचित जाति जनजाति दोनों के सदस्यों से संबंधित हो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्यों से संबंधित होगा। अगला है, यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 55 की धारा के अंतर्गत दंडनीय है। किस धारा के अंतर्गत? धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय है। अभी हमको अधिनियम इस बार के अब से हमको नहीं है 20 से, तो अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन को आप इतना वो मत लीजिएगा कि इतना टफ क्वेश्चन है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध है। संज्ञेय संक्षेपतः, संज्ञेय अशमनीय, असंज्ञेय जमानतीय, असंज्ञेय शमनीय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीय और संज्ञेय या अशमनीय। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? तो कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारण किया गया है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ था। तो ये कब प्रवृत्त हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1990 को। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो इसके ऑप्शन है, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया जाता है जो ST SC का सदस्य नहीं है,
अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम की धारा 14(1) में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2 में परिभाषित है। पीड़ित अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित है और आश्रित अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित है। तो ये पहले 2019 तक हमको अधिनियम भी पढ़ना होते थे, जो अब के नए सिलेबस में शामिल नहीं है। तो ये प्रश्न आप इतना छोड़ भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की धारा 14(1) में नहीं स्थापित है अनन्य विशेष न्यायालय। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी न्यायालय दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होते हैं। तथ्यों के संबंध में, विधि के संबंध में, दोनों के संबंध में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में आदेश या दंडादेश अपील होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग के नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो इसका सही उत्तर होगा आंसर नंबर ए 243 के तहत पंचायतों में निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद प्रावधान किए गए हैं। इस अनुच्छेद में 243 क्या है, तो संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, एम में कुछ क्षेत्रों में लागू न होना, और डी में है 243 तो 243 का संबंध है विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति का सदस्य नहीं है। प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, राज्यसभा का सभापति। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा का सभापति इसमें शामिल नहीं होता है। प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। 7 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर किया जाता है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष शामिल होता है, राज्यसभा का उपसभापति शामिल होता है, गृह मंत्री शामिल होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा में विपक्ष का नेता शामिल होता है। अगला है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अध्यक्ष 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करता है। आयोग के सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करते हैं। सदस्य 5 वर्षों की दूसरी अवधि के पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होता है। अध्यक्ष या सदस्य सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन आगे और नियुक्ति के लिए अपात्र होते हैं। तो इसमें हमको बताना था कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें उत्तर होगा ए, बी, सी, तीनों सही नहीं है। अगला है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। इसका सही उत्तर है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है, जो कम से कम खालिस्तान वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा हो। तो किसको, जो 7 वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा हो, ऐसे अधिवक्ता को अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी। तो वी.एस. रमा देवी। कौन थी, वी.एस. रमा देवी थी भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त, और इसके बाद टी.एन. शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। इनका कार्यकाल 6 या 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक रहता है, और मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा अभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची में शामिल है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची में शामिल है, जो संविधान के अनुसूची 7 में शामिल है। अगला प्रश्न, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित है। पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पार्ट 9 में है पंचायती राज, और पार्ट 9A में है नगरीय निकाय।
पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था? अशोक मेहता समिति, के संथानम, सिंघवी समिति, GV राव समिति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, LM सिंघवी समिति ने संवैधानिक मान्यता प्रदान करवाने के लिए सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? किस संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया गया। भारत के दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? ऐसे डांगे, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही उत्तर होगा दल विहीन प्रजातंत्र, ये दिया था महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण दोनों ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी और डी। इन्होंने क्या किया था? संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन भी चलाया था। इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व भी किया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है? रक्षा, विदेश, वाणिज्य या गृह? तो इसका सही उत्तर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सजात पुष्पी परागण, मतलब सेम फूल वाला परागण, सजात पुष्पी परागण। अगला प्रश्न है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन पहले होता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले पाचन प्रारंभ होता है। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में होती है मनुष्य के अंदर। अगला प्रश्न है, अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? अवसादी, उत्तेजक, विभ्रांतिकारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो अफीम है वो अवसादकारी होती है, ये याद रखिएगा, अफीम अवसादकारी होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती है? तो इसका सही उत्तर है लेडिंग कोशिकाएं। इसका सही उत्तर क्या होगा? लेडिंग कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या है? तो वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। अगला प्रश्न है, जो अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ताओं की सेवा को अस्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करता है, वो क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, क्रैकर। उन्हें क्या कहते हैं? क्रैकर, जो महत्वपूर्ण डाटा को पहले तो नष्ट कर देता है, उनकी सेवा को अस्वीकार कर देता है, लक्ष्यों की समस्या पैदा करता है। अगला प्रश्न है, पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा बना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 था। इसे टी लॉ भी कहते हैं, इसे IT लॉ भी कहा जाता है, साइबर लॉ भी कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन चैटिंग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑनलाइन चैटिंग साइबर अपराध नहीं है। इसके अलावा फिशिंग, किसी को फंसाना, स्टॉकिंग, किसी को फॉलो करना, आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी चुराना, ये तीनों क्या है? साइबर अपराध है। अगला प्रश्न है, द डोमेन नेम ऑफ या ईमेल पता mark.stall@it-info का डोमेन नाम क्या है? इसका डोमेन नाम क्या होगा? तो डोमेन नाम होगा IT डेस्क। डोमेन नाम क्या होगा? itdesk.info इसका डोमेन नाम होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, JSP का फुल फॉर्म क्या है? JSP का फुल फॉर्म क्या है? तो JSP होता है जावा सर्वर पैसेज।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जावा सर्वर पेजेस, जिसको क्रिएटिव वेब पेज तकनीक है जो डायनेमिक कंटेंट में सहयोग होता है। बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन खालिस्तान द्वारा किया जाता है। किस कंपनी के द्वारा बिंग ऐप चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बिंग सर्च इंजन को चलाया जा रहा है। वेब क्रॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है, लिंक डायरेक्टरी, सर्च ऑप्टिमाइज़र, वेब स्पाइडर या वेब मैनेजर। तो इसे वेब क्रॉलर को वेब स्पाइडर के नाम से या स्पाइडर बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, और इसे वेब रोबोट के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रोग्राम है जो वेबसाइट के वेब पेज को पढ़ता है और वेब पेज की डिटेल को सर्च इंजन में भेजता है ताकि सर्च इंजन उस पेज को अपने डाटा में इंटर कर सके। अगला है, निम्नलिखित में से समूह में केवल आउटपुट डिवाइस कौन से है? स्कैनर, प्रिंटर मॉनिटर, कीबोर्ड प्रिंटर मॉनिटर, माउस प्रिंटर मॉनिटर या प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, तीनों क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, अपने ब्राउज़र में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है, कुकी, बुकमार्क, ब्लॉग और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुकमार्क। बुकमार्क में हम कोई भी चीज़ सेव कर लेते हैं और जल्दी से एक्सेस कर पाते हैं। कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? इसमें पूछा है कौन सी है, कोबाल, पास्कल, बेसिक। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? कार्टोसैट 2B, कल्पना 1, इनसेट 2E, सत्यभामा सेट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सत्यभामा सेट उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है। यह चेन्नई विश्वविद्यालय के छात्रों एवं संकाय द्वारा विकसित एक सूक्ष्म प्रयोगात्मक उपग्रह है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के विक्रम साराभाई जनक है, विक्रम अंबालाल साराभाई जनक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मुक्काम्बिका, डालना, नैयर, कोटिगांव। तो इसका सही उत्तर क्या है? मुक्काम्बिका कर्नाटक में स्थित है, डालमा झारखंड में, नैयर छत्तीसगढ़ में, ये केरल में स्थित है। नैयर कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। और कोटिगांव कहाँ है? गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रदूषण नॉकनी सिंड्रोम के लिए जाना जाता है? नॉक-नी सिंड्रोम। नॉकनी सिंड्रोम फ्लोराइड उत्तरदायी है नॉकनी सिंड्रोम के लिए। अगला प्रश्न है, वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? तो इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान अधिक है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर। जबलपुर की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या नहीं है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार, मांडू धार में स्थित है। जी हाँ, मांडू में इंडोला महल भी स्थित है। उपरोक्त के आधार पर सही उत्तर लिखिए। एक और दो दोनों सही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है, जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित होता है? जल बिहारी का मेला छतरपुर में आयोजित होता है। जल और छत से आप इसको याद रख सकते हैं, जल बिहारी छतरपुर। काठी क्या है? काठी एक लोक नृत्य है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत के आम निर्वाचन हो चुके हैं? तो इसका सही उत्तर होगा उस टाइम तक 5 हो चुके थे। अगला प्रश्न है,
बोधनदोआ किसका सेनापति था? शाहगढ़ के राजा बकतवली का, बानपुर के राजा मर्दन सिंह, हीरापुर के हृदय शाह, रानी झांसी लक्ष्मीबाई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाहगढ़ के राजा बकतवली का सेनापति बोधनदोआ था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? खजुराहो, पन्ना, जबलपुर, ग्वालियर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पन्ना नहीं है। अगला है, मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये पुराना क्वेश्चन है, उस टाइम के करंट से रिलेटेड। तो इसका सही उत्तर था सीतारमण शर्मा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल नहीं रहा है? बलराम जाखड़, रामेश्वर ठाकुर, भाई महावीर, अंशुमान सिंह। तो नाम से ही समझ में आ रहा है अंशुमान सिंह नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस राज्य की सीमा नहीं छूती? राजस्थान, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र। सही उत्तर क्या होगा? झारखंड की सीमा नहीं लगती मध्य प्रदेश के साथ। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग निम्न में से कौन आयुक्त नहीं रहा है? गोपाल शरण शुक्ल, आर परशुराम, अजीत रायजादा, अवनी वैश्य। तो सही उत्तर क्या है? डी, अवनी वैश्य नहीं रहे हैं निर्वाचन आयोग में। अगला है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो ये ग्वालियर में स्थित है और इसका संबंध क्रिकेट से है। रूप सिंह स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है और ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2007 में भोपाल में हुई थी इसकी स्थापना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? लक्ष्मण, गंधर्व, एकलव्य, अर्जुन। तो सही उत्तर है एकलव्य पुरस्कार दिए जाते हैं राज्य से संबंधित खेल पुरस्कारों के लिए। अगला प्रश्न है, 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित दिव्यांग श्रेणी से कौन है? सोनू गोलकर, भीम सोनकर, पूजा वस्त्रकार, हर्षिता तोमर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोनू गोलकर दिव्यांग श्रेणी से है जिन्हें विक्रम पुरस्कार दिया गया था 2018 में। अगला पुरस्कार है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है? NH3, 12, 7 और 8। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 नंबर का नेशनल हाईवे नहीं गुजरता है मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु लागू मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि को वर्ष 2019 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 2019 में इसकी राशि बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 51,000 कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? इंदौर में स्थित है। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा देवास और इंदौर शामिल है। निर्यात कौन से 2 शहर शामिल है? देवास और इंदौर। अगला प्रश्न है, औद्योगिक विकास केंद्र बानमोर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुरैना में। बानमोर मुरैना में स्थित है। मालनपुर भिंड का है, ये भी याद रखिएगा। 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? तो हृदय शाह कहाँ के थे? हीरापुर के हृदय शाह। नाम से याद रखिएगा, हीरापुर के हृदय शाह थे। अगला है, फुटबॉल विश्व कप 2018 के, ये भी करंट से रिलेटेड था उस टाइम के। फुटबॉल विश्व कप 2018 के फाइनल मैच में क्रोएशिया की राष्ट्र प्रमुख टीम की हौसला अफजाई करने के लिए स्टेडियम में मौजूद रही, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था कोलिंदा गर्बर कितारोविच। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस है। अगला प्रश्न है कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा किंतु 50 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया, 2016 में नई दिल्ली में देहावसान हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद हैदर रजा का मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था, 50 में फ्रांस में रहकर काम किया और 16 में नई दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई। सन 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया है? तो किसने प्राप्त किया ऑस्कर? पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, 2019 की बात चल रही है ये। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही होगा। अगला प्रश्न है 2019 में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि 2019 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। अगला प्रश्न है वर्ष 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय धर्मा संगोष्ठी के लिए विशिष्ट अतिथि कौन थे? तो इसके लिए विशिष्ट अतिथि थे श्री ल्योपो दामुची दोरजी। ये कहाँ के थे? भूटान के थे। अगला प्रश्न है 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम? तो सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना 2019 में थी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना। अगला प्रश्न है 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पदक तालिका में भारत का क्रम क्या था? तो ये 2018 के अनुसार पूछा है। 2018 के अनुसार भारत का स्थान तीसरा था। अगला प्रश्न है 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? तो ये कहाँ होगा? 2028 में लॉस एंजलिस में होगा। 2024 के ओलंपिक का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। और प्रारंभ कब से हुआ था? 1896 से हुआ था। अगला है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का आरंभ किया गया। मेक इन इंडिया कब आया था? 25 सितंबर 2014 को। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2014 है। अगला प्रश्न है मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से? तो मुस्कान किरार से याद रखिएगा तीर। तो मुस्कान किरार क्या है? तीरंदाजी से संबंधित प्लेयर है। अगला प्रश्न है IAAF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोनाको में इसका मुख्यालय स्थित है। और सदस्यों की कुल संख्या 214 है। निम्न पुरस्कारों के प्रारंभ किए गए वर्षों के आधार पर प्रारंभ से बाद का सही क्रम क्या होगा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सही क्रम बताना था तो सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार, उसके बाद द्रोणाचार्य, फिर राजीव गेंद और फिर राजीव खेल और लास्ट है ध्यानचंद पुरस्कार। इसको यहाँ से देख लीजिए आप कि अर्जुन पुरस्कार 1961 में, द्रोणाचार्य 85 में, राजीव गांधी खेल 1991-92 और ध्यानचंद खेल 2002। अगला प्रश्न है रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? तो 2016 में ध्वजवाहक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिनव बिंद्रा। कौन थे 2016 में? अभिनव बिंद्रा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 2018 के पेपर को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।